Adios, amigo. Powering off. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, संग रहने का शुक्राना गुरु जी, अपने कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हमारे साथ हितेश जेठरा अंकल हैं। आप गुरु जी के समय से गुरु जी के पास से जा रहे हैं, आपके पास गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं जो आपके सत्संग के फॉर्म में आप हमसे शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हितेश जेठरा अंकल, प्लीज आप अनम्यूट करें। Am I audible? जय गुरु जी अंकल, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी ठीक से। जय गुरु जी अंकल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ जी, अभी आ रही है। जय गुरु जी। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ जी। जय गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2004 में स्टार्ट हुई थी। पहली बार मैं गुरु जी के पास 98-99 में गया था, जब मेरे भाई सुमित को कैंसर हुआ था। मेरे पापा जेठरा अंकल को तो आई थिंक ज्यादातर जानते ही होंगे। तो मम्मी पापा भाई ये तीनों गुरुजी के पास 98 में गए, और तब 2-4 बार मैं गया, फिर मैंने जाना बंद कर दिया था। जबकि मैंने देखा भी था अपने घर में कि गुरुजी ने मेरे भाई को ब्लेस किया था, और उसको कैंसर थी, काफी एडवांस्ड कैंसर थी, मैलिग्नेंट थी, और गुरुजी ने उनको ठीक भी किया था। पर मुझे ऐसे लगता था कि मुझे कोई मेडिकल इशू है नहीं, मैं बीमार हूं नहीं, तो मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों जाऊं। जो बीमार हैं, जिन्हें कुछ चाहिए वो चले जाएं। तो ये मतलब मेरी ये थॉट प्रोसेस था, तो मैं नहीं गया। इसलिए मैं गुरुजी के पास, गुरुजी की शायद ऐसी मर्जी थी, वो तो माइंड फेर देते हैं, तो मैंने जाना बंद कर दिया। और मुझे लगता है मेरी बत्ती नहीं जली दिमाग की, टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि गुरुजी भगवान है, गुरुजी परमेश्वर है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। वो बीमारियां ठीक करती ये तो हमें दिखाई देता है, पर उसके सिवाय और इतना कुछ गुरुजी करते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता। तो मेरे को नहीं दिखा, तो मेरे को लगा बस गुरुजी बस सबको अपने पीछे लगा के रखते हैं और बीमारियां ठीक करते, तो इसलिए मैंने कुछ बार किया और मैंने फिर जाना बंद कर दिया गुरुजी के पास। उसके बाद 2004 में पापा काफी बीमार पड़े थे। उनको एक साइलेंट हार्ट अटैक आ चुका था, और जब वो एम्स में एडमिटेड थे आईसीसीयू में, तो वहां पे उन्हें एक मैसिव हार्ट अटैक आया, और एम्स में ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। वहां से गुरुजी ने उनको रिवाइव किया। उनकी बात तो उनकी मिराकल। उसके बाद वो काफी टाइम तक बीमार भी रहे, हॉस्पिटलाइज भी रहे। तो उन दिनों एक दिन मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठा घर में, और मैंने गुरुजी से बात की। मैंने कहा गुरुजी से, मैंने कहा देखो गुरुजी, मैं तो आपको नहीं मानता ना, पर पापा मानते हैं। तो अगर आप पापा को बिल्कुल ठीक कर दोगे तो मैं शुक्राना करने आपके पास आऊंगा। एज लक वुड हैव इट, गुरुजी ने पापा को बिल्कुल ठीक कर दिया। मिरेकल, एकदम जबरदस्त पापा की रिकवरी थी। और जब वो ठीक हो गए, उसके बाद मैं गुरुजी का शुक्राना करने उनके पास आया था। तो वो था 2004 की बात है। तो जब मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को बस इतनी मन की शांति लगी, मतलब मैं बस खिंचा चला है बस गुरुजी के पास। और उस दिन के बाद से मैं बस गुरुजी से जुड़ गया, और बस तब से मैं गुरुजी के चरण शरण में ही हूँ। एंड इतने प्यार से, जब मेरे को आज भी याद है, गुरुजी ने इतने प्यार से मेरे को स्माइल दी थी जब मैं आया था उनके पास। बहुत मन को शांति मिली थी मेरे को, बहुत ही। मेरे को बस लगा कि ओके, आई हैव कम होम, ये मेरी जगह है, दिस इज वेयर आई बिलोंग।
बस वो दिन है और आज का दिन है कि तब से गुरु जी के चरण शरण में ही है। बस गुरु जी से अरदास है कि बस ऐसे ही अपने चरण में रखें। तो उस टाइम पे मैं बिजनेस में था और बिजनेस अभी नया ही था मेरा, तो उसमें काफी स्ट्रगल अभी चल रही थी, अभी स्टैब्लिश हुआ नहीं था और उसकी वजह से मुझे काफी स्ट्रेस वगैरह भी होता था। तो एक बार गुरुजी ने पापा से पूछा कि मुंडा क्या करता है। पापा ने बताया कि बिजनेस करता है। गुरुजी ने बोला कि बिजनेस बंद करे अपना और नौकरी स्टार्ट करे। सेम डे मैंने अपना बिजनेस सेटअप कर दिया और जॉब देखनी मैंने शुरू कर दी। 3-4 महीने निकल गए मेरे, मतलब जॉब में ढूंढता ही रहा को मुझे सूटेबल मतलब ढूंढ रहा था मैं, जहां से मैं अपना करियर स्टार्ट कर सकूं। तो कुछ महीनों बाद न्यू ईयर्स का फंक्शन की तैयारी चल रही थी, जो सफाइयां वगैरह जो होती हैं मंदिर से पहले, वो चल रही थी। तो उस दिन गुरुजी बड़े मंदिर आए, तो उन्होंने पापा से पूछा कि मतलब पता गुरुजी को तो खैर सब कुछ होता है, पर जब उनको किसी को ब्लेस करना होता था तो फिर उससे बात स्टार्ट करते थे। तो ऐसे करके गुरुजी ने पापा से पूछा कि बेटा क्या करता है। पापा ने बताया कि अभी भी जॉब सर्च कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा 15 दिन में नौकरी, 15 दिन में छोकरी। तो एंड ट्रू टू हिज वर्ड 13 डे पे मेरे को जॉब मिल गई और गुरुजी की कृपा से मेरा करियर वहां से स्टार्ट हो गया। अब शादी का मैं बताता हूँ। फिर गुरुजी मेरे को बोले कि फंक्शन वाले दिन वो मेरे को लड़की दिखाएंगे जो उन्होंने मेरे लिए पसंद किया है। मैं जी गुरुजी। वो बोले फंक्शन वाले दिन ना तू हॉल के अंदर ही रहना, मेरे को बोला गुरुजी ने, और जब वो लड़की मुझे माथा टेकेगी तब मैं तुझे आंख मारूंगा, तो तू समझ जाना कि यही वो लड़की है। मतलब गुरुजी इतने इतने कूल हैं। संगत जी, मैं उस दिन बहुत नर्वस था, बहुत ज्यादा मतलब टेंशन में था। मैं बाहर सेवा करता रहा, मैं हॉल के अंदर गया ही नहीं। हॉल में खड़े होने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो फंक्शन वाला दिन ऐसे ही निकल गया। फिर एक संगत का दिन था। गुरुजी तो हमेशा की तरह एम्पायर स्टेट में थे। उन्होंने हम लोगों को और लड़की वालों को बड़े मंदिर भेज दिया और कहा कि आपस में बात कर लेना और फिर एम्पायर स्टेट आके अपना फैसला मुझे बता देना। ठीक है गुरुजी। हम गए, बड़े मंदिर गए, तो लड़की वालों से मिले। तो लड़की अच्छी थी पर मेरे टाइप की नहीं थी बिल्कुल ही। तो बात करते मुझे क्लियर हो गया था कि इस लड़की के साथ तो मेरी नहीं निभ सकती, बिल्कुल चांस नहीं है। तो बात करने के बाद हमें एम्पायर स्टेट जाना था, तो हम चले गए। संगत जी, उस दिन का बड़े मंदिर से लेकर एम्पायर स्टेट तक का रास्ता मेरी जिंदगी का सबसे लंबा रास्ता है आज तक। वो मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि मैं गुरुजी को क्या बोलूंगा, क्या जवाब दूंगा। वो गुरुजी हमसे बेहतर जानते हैं, तो उन पे छोड़ दूं। तो कुछ बोलूं या ना बोलूं, मेरे मन में जो भी चल रहा है वो तो गुरुजी जानते ही हैं। तो मैंने सोचा कि गुरुजी पे छोड़ देना ही सही है। मैं बहुत डर रहा था, पर हिम्मत जुटा के मैंने कहा गुरुजी जैसा आप ठीक समझे। गुरुजी मुस्कुराने लगे। गुरुजी भाग गए कि ये हाँ तो कर रहा है पर इसका मन बिल्कुल नहीं है। वो बात गुरुजी ने वहीं खत्म कर दी, आई गई हो गई। फिर कुछ टाइम बाद गुरुजी ने एक दूसरी लड़की दिखाई। मैंने कहा भाई गुरुजी फिर बता दिया आपने तो, सेम कहानी आ गई। फिर तीसरी और फिर उसके बाद चौथी। जब चौथी लड़की दिखाई थी, हम सर्विस क्लास फैमिली। मैं कहा गुरुजी ये लड़की ये कहा हमारे साथ हमारी जॉइंट फैमिली में चल पाएगी है। तब मेरे दिमाग की बत्ती जली। मन में मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ खेल रहे हो, मतलब मजे ले रहे हो आप गुरुजी मेरे साथ।
तो इस लड़की के साथ आप मेरी शादी कराना चाहते हो, बताओ। मैं कराओ शादी, चलो करो, मैं तैयार हूँ। गुरुजी ने कहा था कि बात कर लेना आपस में और फिर मेरे को बताना। मैंने मन में कहा गुरुजी से, मैंने कहा गुरुजी बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसे ही तैयार हूँ। बस जैसे ही मैंने गुरुजी की गेम समझी, गुरुजी ने मेरे साथ खेलना बंद कर दिया। सारा खेल सरेंडर का था। गुरुजी को चाहिए 100% सरेंडर। अपना दिमाग नहीं चलाना है। बस जो गुरुजी बोलते हैं वो करते जाओ, उनके हिसाब से चलते जाओ। उस दिन के बाद बस गुरुजी ने और लड़कियां नहीं दिखाई। फिर 14 मई 2007 को गुरुजी बड़े मंदिर आए। उन्होंने मेरे फादर और मेरे फादर इन लॉ को आपस में इंट्रोड्यूस कराया और कहा तेरा मुंडा ते तेरी कुड़ी आपस विच विआह करा लो। अगले हफ्ते गुरुजी ने दोनों फैमिलीज को एम्पायर स्टेट बुलाया। उस दिन गुरुजी ने लड्डू प्रसाद बरताए और गुरुजी ने कहा मैंने इनकी शादी कर दी है और शादी के लड्डू भी बांट दिए हैं, बाकी फॉर्मेलिटीज तुम लोग करते रहना। इस तरह गुरुजी ने हम पर कृपा बरसाई और हमारी शादी की। तो अभी मैं थोड़ा पहले का बताता हूँ। मुझे जुड़े हुए जब 2 ही महीने हुए थे तो एक दिन संगत का दिन था। मैं एम्पायर स्टेट में बैठा हुआ था। गुरुजी साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे हमेशा की तरह, और सेवादार जैसे गुरुजी के आसपास खड़े होते थे, उनसे बातें करते थे। तो सुनाई नहीं देता था वो क्या बातें करते थे, बस हम दूर से बस देखते रहते थे उनको। तो मेरे को अपने मन में ऐसे लगता था कि मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए, मेरी भी ऐसी किस्मत होनी चाहिए। तो मुझे लगता था कि यार मैं तो लायक ही नहीं हूँ कि मेरे साथ कभी ऐसा हो कि गुरुजी मेरे को कभी ऐसे अपनी सेवा में रखें, और मैं गुरुजी से अरदास भी करूं तो किस मुंह से करूं कि आप मुझे सेवा दो। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि मैं लायक ही नहीं हूँ गुरुजी, मैं किस मुंह से मैं गुरुजी से सेवा मांगू कि गुरुजी मुझे आप सेवा दो, जब मैं खुद इतनी अच्छे से जानता हूँ कि मैं लायक नहीं, मैं नहीं था लायक। पर मन भी बहुत था कि गुरुजी की सेवा मिलनी चाहिए, सेवा करूं गुरुजी की। तो मैं ये बात को लेकर ना बहुत टर्मोइल में था, बहुत ज्यादा टर्मोइल में था उस दिन में। तो जैसे जैसे संगत आती गई तो हमें हुक्म होता था कि अब आप ऊपर जाके बैठो। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर जाकर बैठ गया और यही बात मेरे मन में चले जा रही थी, चले जा रहा था, मैं इस पे सोचे जा रहा था। तो इतने में चाय प्रसाद मिला। मैं इतने टर्मोइल में था उस दिन कि मैंने वो चाय प्रसाद के ग्लास को मैंने कस के पकड़ लिया हाथ में। मेरा हाथ जल रहा था बिल्कुल, और मैं मन में गुरुजी से बोले जा रहा था गुरुजी मुझे बताओ मेरा क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो होपलेस केस हूँ, मेरा क्या होगा। मतलब होपलेस भी नहीं, होपलेस से होपलेस केस हूं मैं। ऐसे कुछ देर में रहा वो, और फिर मैंने वो चाय प्रसाद पी ली। फिर लंगर हुआ। लंगर के बाद जैसे आपने देखा संगत लाइन लगा के गुरुजी से आज्ञा लेती है और घर को निकलती है। उस दिन गुरुजी सिंहासन पे बैठे हुए थे और फिर वो खड़े हो गए और अनाउंसमेंट हो गई कि गुरुजी रूम में जा रहे हैं, सारी संगत आज्ञा ले ले। तो मैंने जब गुरुजी के आगे माथा टेका तो मुझे मौका था कि उनके चरण छू लूं मैं, और गुरुजी का हुक्म होता था कि उनके परमिशन के बिना उनको टच नहीं करना। तो इसलिए मैंने उनको टच नहीं करना, तो मैंने नहीं किया। तो उनका मैंने अपने हाथ गुरुजी के जो चरणों के बीच में कारपेट होता है, मैंने वहां पे अपना हाथ रख के गुरुजी को माथा टेका। अभी मैंने माथा टेका ही था कि गुरुजी ने अपना एक चरण, आई थिंक राइट वाला था, वो अपनी जुत्ती में से निकाला और मेरे हाथ के ऊपर रख दिया। संगत जी मेरा तो दिमाग घूम गया, ये हो क्या रहा है, क्या हुआ है। ना तो मैं सर ऊपर कर पाया, ना मैं कुछ सोच पाया। मेरा पता नहीं कितना टाइम निकल गया। कुछ देर उन्होंने ऐसे रखा, फिर गुरुजी ने अपना चरण वापस डाला जुत्ती में, एंड ही जस्ट वॉकड अवे। ना गुरुजी ने मुझे कुछ कहा, ना मैं गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम बता पाया, पर उन्होंने मुझे मेरा जवाब दे दिया।
गुरुजी ने मुझे वो रीअश्योरेंस दे दिया कि तुम चिंता मत करो, सब मुझ पे छोड़ दो, आई एम देयर। तुम्हारे बस की ना कभी कुछ थी, ना है, ना कभी होने वाली है। जो करना है वो मुझे ही करना है, मैं कर दूंगा। तुम बस आते रहो मेरे पास, बाकी। एंड बिलीव यू मी, अगर गुरुजी मेरे जैसे होपलेस केस में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं तो किसी भी संगत के केस में ला सकते हैं। आज भी गुरुजी का हाथ सर के ऊपर है। बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में, पर गुरुजी हर प्रॉब्लम से निकाल देते हैं। प्रॉब्लम्स छू के निकल जाती हैं, कुछ होता नहीं है। जब आती हैं तो ऐसा लगता है कि इस बार तो बस गए, पर हर प्रॉब्लम से गुरुजी निकाल देते हैं। अच्छा, हर फ्राइडे हम लोग गुरुजी के यहाँ जाते थे। तो एक बार थर्सडे का दिन था, तो मेरा एक फ्रेंड था, वो इंसिस्ट कर रहा था कि मैं मंदिर आ जाऊं, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली उस दिन आई थी, वो उनसे मिलवाना चाहता था। तो गुरुजी की प्लानिंग होती है इसमें कि गुरुजी को बुलाना था, तो उस दिन मैं मंदिर रिलक्टेंटली पहुंच गया। तो उस दिन मंदिर में गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद प्रोड्यूस किया था, किसी संगत के लिए किया था। उस दिन जब हम बैठे तो एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, शब्द एकदम बंद कर दिए, लाइट्स डिम कर दी थी, इशारों से सबको बोला गया, भाई जो जहां पे हो वहीं बैठ जाओ या खड़े रहो, कोई हिलेगा नहीं, कोई आवाज नहीं करेगा। गुरुजी ध्यान में चले गए, समाधि में चले गए। गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे बैठे उन्होंने अपने फोरहेड पे हाथ जोड़े, फिर उनके हाथ में छोटा सा लड्डू आया सचखंड से, छोटा सा था, उनके हाथों में प्रकट हो गया। वो प्रसाद तो कोई संगत थी गुड़गांव की, उनके लिए प्रकट किया था, पर फिर उन्होंने शायद सोचा कि मैं इसको सारी संगत में थोड़ा थोड़ा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, सबको ब्लेस कर देता हूँ। तो गुरुजी ने वो प्रसाद थोड़ा थोड़ा सारी संगत के बीच में बांटा। वो प्रसाद जब प्रकट हुआ एकदम रेड हॉट था, गुरुजी के हाथ एकदम लाल हो गए थे बिल्कुल। और उस दिन 400-500 संगत थी, सबको गुरुजी ने उस लड्डू प्रसाद में से 400-500 संगत को गुरुजी ने ब्लेस किया। फिर भी वो लड्डू खत्म नहीं हुआ, उसका ऊपर का बस 1/4 या 1/3 ही ऊपर का खत्म हुआ होगा, और जो बाकी जो बचा था वो सारा गुरुजी ने उस संगत को दे दिया कि ये तुम्हारा प्रसाद है, ये तुम्हारी ब्लेसिंग्स है, आने वाले टाइम के लिए मैंने तुम्हें ब्लेस कर दिया है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। उस दिन मैं को स्पेशली गुरुजी ने बुलाया और मेरे को वो प्रसाद दिया गुरुजी ने। उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने कहा कि बैठे क्या हो, देखो मेरे स्वरूप में देखो, अमृतारा देखो। तो हम लोग सब खड़े हो गए, तो हम दीवार के साथ बैठे हुए थे। तो मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो मैं बिल्कुल स्वरूप के आगे खड़ा हो गया। ग्लास का फ्रेम था स्वरूप में और लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही थी पीछे से। मैंने देखा ग्लास जो है वो बिल्कुल साफ था, पूरा साफ, उसके ऊपर कोई निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था। और देखते ही देखते उसमें से अमृत रिसना शुरू हो गया। आंखों देखी बात मैं बता रहा हूँ संगत जी, उसमें से अमृत रिसते हुए देखा बिल्कुल हमने। जैसे पसीना जैसे धीरे धीरे ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए होते हैं, वैसे बिल्कुल वो बनने शुरू हुए ड्रॉपलेट्स, और ऐसे नीचे आना शुरू हो गए। इतनी फ्रेग्रेंस उस दिन गुरुजी ने बोला था और हमने देखा भी, सारे स्वरूप में से बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी। सारे स्वरूप में हमने चेक किया, सब में इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी उस दिन। उसके बाद गुरुजी ने अपने हाथ धोने के लिए जल प्रसाद मंगाया, तो पानी का एक बोल आया उनके लिए। तो गुरुजी ने अपने हाथ उस पानी में बस डिप किए, तो पानी का बिल्कुल टेक्सचर ही चेंज हो गया। वो पानी बिल्कुल जैसे नारियल पानी जैसा ना, एकदम थोड़ा सा मिल्की, थोड़ा क्लाउडी सा ऐसा हो गया। गुरुजी की कृपा से वो प्रसाद भी सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और वो जल भी पीने को मिला हमें। गुरुजी के फिर चोला छोड़ने के कुछ टाइम बाद मुझे बैंगलोर से फिर एक जॉब ऑफर आई। गुरुजी का मंदिर दिल्ली में, सारी संगत दिल्ली में,
तो मन नहीं था बिल्कुल कि हम दिल्ली छोड़ के जाएं। बहुत रिलक्टेंट था मैं एकदम। पर गुरुजी ने सर्कमस्टेंसेस ऐसे बना दिए कि मुझे जाना ही पड़ा बैंगलोर। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हम नहीं समझते, ये गुरुजी बेहतर समझते हैं। गुरुजी का ऐसा है कि उन्हें जो करवाना है वो करवा कर ही रहेंगे। गुरुजी सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और एक दरवाजा खोल देते हैं। जो दूसरे दरवाजे हैं जो हमारे पसंद के हैं, आप उन पे जितना मर्जी सर फोड़ते रहो, वो लॉक्ड हैं, आप वहां से नहीं जा पाओगे। फाइनली थक हार के जाना वहीं से पड़ेगा जो गुरुजी ने आपके लिए दरवाजा खोल रखा है। जितना जल्दी आप समझ जाओ कि गुरुजी आपसे क्या करवाना चाहते हैं, जितना जल्दी आप गुरुजी की बात मान लोगे, उनको सरेंडर कर लोगे, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम लोग बैंगलोर गए, वहां पे गुरुजी ने हमें धीरे धीरे सेटल किया। जब वहां रहे, सेटल हुए, तो सब अच्छा लगने लगा। फिर एक बार मेरी मदर और मेरी सिस्टर दिल्ली से आए हुए थे, तो हम लोगों ने अपने घर पे गुरुजी का सत्संग रखा। मतलब सत्संग भी क्या था, आपस में बस फैमिली थे हम लोग, बस हम 5-6 अपनी फैमिली के मेंबर्स बस। तो पापा नहीं आए थे बैंगलोर, पापा बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे। वहां पे वो किसी संगत को बता रहे थे कि कल मेरे बेटे के यहाँ बैंगलोर में सत्संग है। तो दीपक गुप्ता अंकल हैं, वो उस वक्त वहां से गुजर रहे थे। सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। तो उनके कान में आवाज पड़ी कि कल बैंगलोर में सत्संग हो रहा है। वो कहते भी हमारे रिश्तेदार तो बैंगलोर में रहते हैं, हमें आप डिटेल्स दो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दो। ऐसे करके हमें नंबर एक्सचेंज हो गए। तो हमें एक संगत के बारे में पता चल गया जो बैंगलोर में रहती थी, वो पास ही रहते थे हमारे। फिर धीरे धीरे करके गुरुजी ने दूसरी संगत से मिलाया, फिर धीरे धीरे तीसरी संगत, फिर चौथी संगत, और ऐसे गुरुजी ऐसे एक एक करके लिंक बनाते गए और हमें संगत के साथ जोड़ते गए। देखते ही देखते संगत जी वहां पर कुछ ही टाइम में इतनी संगत बढ़ गई, इतनी संगत जुड़ गई वहां पे, और वहां रेगुलर सत्संग स्टार्ट हो गए। और आज की डेट में तो पता चलता है वहां पे मतलब हजारों संगत हैं बैंगलोर में, और हर रोज हर कोने में बैंगलोर के वहां पे सत्संग होता है। मतलब गुरु जी का शुक्राना है कि उन्होंने माध्यम बनाया हमें करना। सब गुरु जी नहीं था, गुरु जी ने ही किया, हमारे बस की तो कुछ है भी नहीं, सब वही करते हैं, पर माध्यम हमें बना देते हैं। उसकी फिर कुछ साल बैंगलोर में रहने के बाद हम फिर गुड़गांव शिफ्ट हो गए वापस। तो उसके कुछ टाइम बाद मेरे को नोएडा से एक जॉब ऑफर आई, तो मैंने वहां ज्वाइन कर लिया। कुछ टाइम तो मैंने नोएडा से गुड़गांव अप डाउन किया। फिर बाद में लगा कि अब हमें नोएडा ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो मेरी जो आंटी थी वो रिलक्टेंट थी, वो रेडी नहीं थी गुड़गांव से नोएडा शिफ्ट होने के लिए। वो गुड़गांव के एक स्कूल में काम करती थी। उनको वहां पे उनकी मैनेजमेंट ने बोला कि हम नोएडा में एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप नोएडा की उस प्रॉपर्टी को हेड करो और उसको मैनेज करो। हमने जब ये घर पे डिस्कस किया, हमें तो बड़ी अच्छी लगी आइडिया। हमने कहा तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। आंटी जॉब छोड़ना नहीं चाहती थी, जॉब में सेटल थी, तो गुरुजी ने उसको भाई जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी और उसको नोएडा में गुरुजी शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमने हाँ कर दिया। हमने डिसाइड किया कि हम नोएडा शिफ्ट होंगे। डॉटर के लिए हमने स्कूल देखना स्टार्ट किया। एक अच्छे स्कूल में बेटी की एडमिशन भी हो गई। इंटरव्यू वगैरह दे के जब हम एडमिशन फीस पे करके आए, अगले दिन जब मेरी आंटी अपने स्कूल गई, उसको बोला कि वो जो प्लान था ना हमारा नोएडा वाला, वो कैंसिल हो गया। मेरी आंटी को लगा भाई गुरुजी ये क्या किया आपने, ये तो आपने चीटिंग की हमारे साथ। आपने हमें इससे लॉलीपॉप दिखाया और अभी हमने वहां पे जाके फीस पे की है, अब आपने ऐसे कर दिया हमारे साथ। मैं अपनी आंटी को समझा रहा था
मैंने कहा देखो तुम सीधे तरीके से नहीं मान रही थी ना जब गुरुजी के इंडिकेशन आ रहे थे, इसीलिए गुरुजी को तुम्हें लॉलीपॉप के देना पड़ा ताकि तुम मान जाओ। गुरुजी की बात सीधे तरीके से नहीं मानोगे तो गुरुजी अपनी बात कैसे न कैसे मना लेते हैं। होना वही है जो गुरुजी चाहते हैं। तो इस तरह हम लोग नोएडा शिफ्ट हो गए। नोएडा में संगत तो बहुत है, सत्संग भी बहुत होते हैं, पर हमारे घर के आसपास कुछ होते नहीं थे या हमें पता नहीं चलता था जो भी। तो हम समझ गए कि जैसा गुरुजी ने बैंगलोर में जो किया है अब यहाँ भी गुरुजी वैसा ही करेंगे। तो डे 1 से हमने अपने घर में एक गुरुजी का कमरा बनाया और हमने वहां सत्संग स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे हमें पता चला हमारी सोसाइटी में एक संगत है, फिर दूसरी के बारे में, फिर तीसरी के बारे में, और देखते ही देखते संगत जुड़ती गई और गुरुजी ने हमारे घर में रेगुलर सत्संग स्टार्ट करा दिए। मतलब इतने दयाल हैं गुरुजी कि ऐसे एक बार हमारे घर में सत्संग चल रहा था तो शब्द चल रहे थे, मैं मन में ऐसे गुरुजी से जैसे बात कर रहा था, गुरुजी संगत तो देखो बढ़ती जा रही है और कमरा जो है वो छोटा पड़ने लगा है, क्या करना है गुरुजी। ऐसे मन में बड़ा ही कैजुअल सी एक कन्वर्सेशन चल रही थी गुरुजी के साथ। तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने जैसे मेरे को जवाब दिया, कमरा भर रहा है ना, अभी भरा तो नहीं ना, जब भर जाएगा तब बताऊंगा क्या करना है। बात आई गई होगी। कई महीने बीत गए, सत्संग चलते रहे। एक सत्संग खत्म हुआ, एक संगत फैमिली थी जो लास्ट में रुक गए और हमें हेल्प आउट करते थे क्लीन अप वगैरह करने में। तो उनके साथ बात चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि एक जगह ऐसे होनी चाहिए डेडिकेटेड सी, जहां पे संगत कभी भी आए और आके बैठ के गुरुजी का ध्यान लगा सके, कॉमन एरिया होनी चाहिए। तो तब मैंने रियलाइज किया कि उस दिन इतनी संगत थी कमरे पे कि पूरा कमरा भर गया था और संगत कमरे के बाहर भी बैठी हुई थी। तब मुझे गुरुजी की बात याद आई। गुरुजी ने कहा था कि जब कमरा भर जाएगा तब बताऊंगा कि आगे क्या करना है। तो मैं बिल्कुल भूल चुका था उस बात को और कई महीने निकल चुके थे उस बात को, लेकिन गुरुजी नहीं भूले थे। गुरुजी को पता है कब किसे क्या गाइडेंस देनी है, क्या ब्लेसिंग देनी है। और तो हमने इसे गुरुजी का ब्लेसिंग और इस गुरुजी का मैसेज माना कि ऐसी कॉमन एरिया होनी चाहिए अब। तो उसके बाद वो जो संगत फैमिली थी, सुनील अंकल और नीतू आंटी, तो उन्होंने कहा कि उनको कि भाई हमारा एक फ्लैट है जिसकी पोजीशन अभी हमें मिलने वाली है, क्यों ना उसी में गुरुजी का दरबार बना लें। तो हमने पर्ची डाली गुरुजी के आगे और गुरुजी से पूछा, तो गुरुजी ने हाँ कर दिया उसके लिए। तो हमने वहां पे गुरुजी का धीरे धीरे करके दरबार वहां पे बना लिया। स्वरूप आए, कारपेट आया, सब कुछ आया, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ आ गया। बहुत ही सुंदर दरबार वहां बना। और तो वहां के लिए हमें गुरुजी के लिए गद्दी चाहिए थी, सिंहासन चाहिए था गुरुजी के लिए। तो उसके लिए हम भटक रहे थे गद्दी के लिए, कुछ हमें ना सूटेबल मिल नहीं रहा था, अच्छा मिल नहीं रहा था। फाइनली भटकते भटकते हमें एक दुकान में हम पहुंचे। वहां पे उसने हमें 2 ऐसे गद्दियां दिखाई, रॉ थी, मतलब बिल्कुल लकड़ी का फ्रेम था सिर्फ, कि भाई ये हैं जैसी आप बता रहे हो ऐसी ये हैं हमारे पास, आप देख लो। तो एक हमें थोड़ी सी बेटर लगी। हम इतना भटक चुके थे कि हमने कहा भी इसको फाइनल कर दो। तो हमने उस गद्दी को फाइनल कर दिया। जब वो गद्दी पूरी बनके तैयार हुई तो हमने देखा कि उसके ऊपर बिल्कुल जहां जैसे गुरुजी का सिर आएगा वहां उसके पीछे बिल्कुल शेषनाग बना हुआ है, और जहां गुरुजी के हाथ आएंगे वहां पे शेर बने हुए थे। तब हमें रियलाइज हुआ कि सारा जो गुरुजी हमें भटका रहे थे, इधर कभी उधर, वो बिल्कुल गुरुजी हमें सही जगह लेकर जा रहे थे, सही दुकान पे लेके जा रहे थे। वो गुरुजी घुमा रहे थे हमें और ले जाके हमें सही दुकान पे ले जाके हमसे सही गद्दी सिलेक्ट करवाई। हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम पपेट्स हैं, ना हमें कुछ समझ आ रही थी। गुरुजी करवा रहे थे जो उनको करवाना था। खुद गुरुजी ने सिलेक्ट की जो उनके पसंद की थी।
सिलेक्शन गुरुजी की थी, सिलेक्ट हमसे कराई गुरुजी ने। उस दरबार की एक एक चीज सब गुरुजी की मर्जी से आई हुई है। सब कुछ गुरुजी ने अपने हिसाब से बिल्कुल वहां पे पूरा दरबार सजवाया है। और वहां पे इतनी संगत जुड़ गई है। हर सैटरडे वहां पे शाम को सत्संग होता है और इतनी संगत जुड़ती है। वहां की वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग है, इतना वहां पे ध्यान लगता है। अच्छा, मैं बता नहीं सकता। ये सब मतलब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं कि गुरुजी ने उस एरिया की संगत को इकट्ठा करके एक दरबार उनको वहां पे दे दिया कि यहाँ बैठो और मेरा ध्यान लगाओ। फिर एक बार मैं अपनी बेटी को बस स्टॉप से पिकअप करने गया था, गर्मियों के दिन थे, तो उसको लेके जब मैं वापस आ रहा था तो मैं अभी अपने टावर तक पहुंचा ही था तो पावर चली गई। हमारी सोसाइटी का डीजी जो है वो खराब चल रहा था, तो बैकअप कुछ था नहीं। लाइट का किसी को पता नहीं है कि लाइट कब तक आएगी। बिजली बोर्ड से आ रही है तो जब आएगी तब आएगी। अब या तो गर्मी में नीचे बैठे रहो या 23 फ्लोर्स चढ़कर ऊपर जाओ। तो हम 23rd फ्लोर पे रहते थे, तो हमने सोचा कि ठीक है भाई, यहाँ वेट करके कुछ फायदा नहीं है, चलो चलना शुरू करते हैं, जब जहां थक जाएंगे वहीं बैठ जाएंगे। तो हमने चढ़ना शुरू किया। हम चढ़ते गए और हम नॉन स्टॉप चढ़ते गए। बिल्कुल मुश्किल से 5 मिनट के अंदर हम लोग देख रहे तो 23rd फ्लोर पे पहुंच गए। मैंने कहा ये कैसे हो गया भाई, मतलब इम्पॉसिबल था कि 5 मिनट में हम पहुंच जाए। और बहुत धीरे धीरे, क्योंकि पता था दूर बहुत ऊपर जाना है, तो इसलिए बहुत धीरे धीरे चढ़ रहे थे। पता नहीं कितने फ्लोर्स बीच के गुरुजी ने गायब कर दिए। आई एम प्रिटी श्योर बीच में से गायब हो गए, क्योंकि वैसे भी मैं कई बार अपने ऑफिस में लिफ्ट नहीं लेता था और वॉक करता था मैं, और सेकंड थर्ड फ्लोर तक मेरी हालत खराब हो जाती थी, मेरी टांगे शेक कर रही होती थी। और गुरुजी ने कैसे 23 फ्लोर चढ़वा दिए विदाउट ब्रेक, पता ही नहीं चला। कहाँ बीच के फ्लोर्स कैसे गायब हो गए, कैसे मेरे को सीधा 23rd फ्लोर पे पहुंचा दिया। और मजे की बात यह है, हम अभी अपने फ्लोर पे पहुंचे ही थे, अभी मैंने दरवाजा भी नहीं खोल पाया था कि उतनी देर में लाइट आ गई। मतलब क्या कष्ट था, क्या था जो गुरुजी कटवा रहे थे कि हमें 23 फ्लोर चढ़वा भी दिए और कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल हंसते हंसते हम ऊपर पहुंच गए। अच्छा, फिर उसके कुछ टाइम बाद एक बार पापा को बड़े मंदिर में पैरालिटिक अटैक आया था, तो उनका एक हाथ और एक पांव बिल्कुल चलना बंद हो गए थे। तो और वो भी देखो कि मम्मी पापा अकेले रहते हैं गुड़गांव में, तो और गुरुजी ने उनको ड्राइव करने से भी मना कर रखा है। तो अगर यही घर पे हुआ होता तो किसको फोन करते, कौन वहां पहुंचता, कितनी देर में पहुंचते, कब पापा को हॉस्पिटल लेके जाते। पर क्योंकि अटैक उनको मंदिर में आया था, तो उसी वक्त इतनी संगत थी वहां, विद इन मिनट्स उनको गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल ले गए। तब तक हमें भी कॉल पहुंच गया, तो जैसे ही मुझे फोन आया तो मैं एकदम भागा हॉस्पिटल के लिए। तो मैं अभी रास्ते में ही था, अभी मैंने डीएनटीबी तक पहुंचा था मैं मुश्किल से, इतने में दोबारा फोन आ गया। उस वक्त तो माइंड इतना अपसेट था कि फोन भी आता था तो डर लगता था कि पता नहीं क्या खबर सुनने को मिलेगी। तो मेरे भाई का फोन था, मैंने पूछा भाई पापा ठीक है, कुछ बात कर पा रहे हो, कुछ बोला उन्होंने? कहते हैं ठीक है, वो तो साथ वाले पेशेंट्स के साथ सत्संग कर रहे हैं। मतलब बताइए 80 प्लस, अभी पैरालिटिक अटैक आया है उनको, आईसीयू में एडमिटेड हैं और वहां बैठ के वो पेशेंट्स के साथ सत्संग कर रहे थे। और जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर इधर उधर देख रहा है, भाई पेशेंट कौन है? मैंने कहा यही पेशेंट है भाई। उनको देख के लग ही नहीं रहा था कि वो पेशेंट है। तो मेरी हॉस्पिटल से पहुंचने से पहले मतलब पापा की मेजर रिकवरी तो गुरुजी कर ही चुके थे, तब तक ही ब्लेस कर दिया था गुरुजी ने।
इतनी ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की कि डॉक्टर ने बोला कि इनकी हालत और इनकी एज देख के इनको 6 से 9 महीने लगेंगे कम से कम ठीक होने में, फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी, तब जाके ये इंडिपेंडेंट बनेंगे कि ये अपना काम खुद से कर पाएंगे 6 से 9 महीने के बाद। और गुरुजी ने पापा को 1 हफ्ते के अंदर खड़ा कर दिया, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गए और दोबारा वही दौड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। मतलब ऐसी तो गुरुजी की कृपा है, ऐसे गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। अच्छा, उसके बाद अगले हफ्ते का हमारा हरिद्वार ऋषिकेश का प्लान था। अब क्योंकि पापा भी ठीक हो गए, रिकवर हो गए, तो हमने कहा भी प्लान क्यों कैंसिल करें, चलो चलते हैं। तो हम चले गए। तो किसी संगत ने हमसे वहां से गंगा जल मंगवाया था। तो ऋषिकेश में जब मैं गंगा जल भर रहा था तो पानी जो है वो थोड़ा सा मडी था उधर। मैंने सोचा अभी थोड़ा और आगे जाऊं, थोड़ा साफ पानी भर लेता हूं। जैसे ही मैंने 1 कदम आगे लिया तो जमीन जो है वो अनइवन थी थोड़ी, और मैं जमीन एकदम से नीचे चली गई और मैं 1-1.5 फुट और नीचे चला गया। पानी मेरे सर के ऊपर चला गया बिल्कुल। स्विमिंग मुझे आती नहीं थी, गंगा का फ्लो आप समझ सकते हैं। तो मैं डूब रहा था और हाथ पांव मारने लगा मैं, और मतलब मेरी हालत बहुत ही खराब थी इस वक्त। तो और कोई इस हालत में नहीं था कि मेरी मदद कर सके, हाथ देकर मुझे निकाल सके। सबके सब दूर थे मुझसे। मैं डूब ही गया था, मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट डूब चुका था और पानी के नीचे चला गया था बिल्कुल, और बह रहा था, मैं पानी के साथ बहना शुरू हो गया था। ऐसे टाइम पे मेरे मन में बस इतना ख्याल आया, गुरुजी बचा लो, बस इतना सोचा, इतना ख्याल आया। और उसी वक्त मेरे को पानी के नीचे कुछ पत्थर जैसा कुछ शायद वो मिला, और मैं उसका सहारा ले लेके विद इन सेकेंड्स मैं बाहर आ गया। मतलब गुरु जी को याद करने की बस देरी है, एंड विद इन सेकेंड्स ही इज देयर टू हेल्प यू। कुछ मर्जी प्रॉब्लम हो, वो बड़ी सी प्रॉब्लम हो, गुरु जी सेकेंड्स के अंदर हमें बाहर निकाल लेते हैं उसमें से। तो आई डोंट नो मेरे पास और कितना टाइम है और कितना सत्संग कर सकता हूँ मैं। हाँ जी अंकल, प्लीज आप कंटिन्यू करें, और आप अमृत वेले का भी जरूर सत्संग शेयर करिएगा प्लीज। अमृत वेले का मैं बताता हूँ कि 2016 में हमें पता चला अमृत वेले के बारे में। बाबा नंद सिंह जी के वचन थे जो हमारे कानों पे पड़े, वो गुरु जी की कृपा थी कि हमें पता चला कि बाबा नंद सिंह जी क्या कहते हैं कि भाई 1 दिन का अमृत वेला का इतना फल है, इतना ज्यादा फल है। 1 दिन भी अगर आप करते हो सिर्फ, तो इतना ज्यादा फल है उसका जो बयान नहीं हो सकता। आप दिन के टाइम 10,000 बार अगर मंत्र जाप करो या अमृत वेले 1 बार करो, दोनों का फल बराबर है। गुरुजी ने भी बोला है कि आप अगर 15-20 मिनट भी करोगे या 5 मिनट भी अगर अमृत वेला करोगे 3 बजे उठ के, तो उसका बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, हम लोग लाइव एग्जाम्पल हैं। 2016 में गुरुजी की कृपा से हमारा अमृत वेला स्टार्ट हुआ और वहां से लाइफ में ऐसा टर्न लिया, ऐसा मतलब 180 डिग्रीज टर्न आया लाइफ के अंदर, सब कुछ बदल गया। इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं तब से, जब से अमृत वेला शुरू किया है, इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुजी की, इतनी ब्लेसिंग्स मिली है तब से कि मतलब हम संभाले नहीं संभलती। लगता था गुरुजी कहाँ रोक के बैठे थे आप, इतनी ब्लेसिंग्स आप रोक के बैठे थे। बस हम मतलब शायद अमृत वेले का वेट था कि हाँ तुम अमृत वेला स्टार्ट करो तो मैं तुम्हें ये ब्लेसिंग्स दूंगा। इतनी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है हमें। तो अमृत वेले की तो जितना बखान किया जाए उतना कम है। जो भी नहीं करते उनको ये सोचना चाहिए और करना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत पावरफुल है अमृत वेला। अमृत वेले में चाहे आप मंत्र जाप करो, शिव पुराण भी पढ़ना चाहिए। शिव पुराण के लिए गुरुजी ने ही बोला है, गुरुजी ने बोला है कि 1 बार कम से कम शिव पुराण पढ़ो,
एक चैप्टर कम से कम दिन में पढ़ो शिव पुराण। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो शिव पुराण पढ़ना भी बहुत जरूरी है। गुरु जी ने बोला कम से कम 3 बार पढ़ोगे तब जाके तुम्हें वो समझ में आने लगेगा। तो खैर, समझना ना समझना वो तो गुरु जी के हाथ में है। गुरु जी ने जिस दिन समझाना होगा उस दिन समझाएंगे। हमारे हाथ में तो बस इतना है कि हम पढ़ें, तो वो हमें जरूर पढ़ना चाहिए। और एक बार सुखमणि आंटी से इस बारे में बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने भी यही चीज कही थी कि शिव पुराण जरूर पढ़ें और ऊंचा ऊंचा पढ़ें। मैं मन में पढ़ता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको ऊंचा ऊंचा पढ़ो। आप चाहे 5 चैप्टर्स मन में पढ़ो या एक चैप्टर आप ऊंचा ऊंचा पढ़ो, बोल के पढ़ो, क्या आपके कानों में वो आवाज पड़े तो दोनों का सेम फल होता है। तो कोशिश कीजिए कि ऊंचा ऊंचा पढ़िए उसको, और हर रोज पढ़ो। अमृत वेले में पढ़ोगे तो बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल। अच्छा, और मैंने कुछ सिंगला फैमिली के मैं सत्संग आज सुन रहा था, तो अगर इजाजत हो तो मैं भी थोड़े से शेयर कर लूं। हाँ जी अंकल। हाँ जी आंटी। अच्छा, तो सिंगला अंकल आंटी जब पहली बार सिंगला आंटी जब पहली बार एम्पायर स्टेट गई, तो वहां उनके आगे चाय प्रसाद की जब ट्रे आई, तो आंटी को चाय पत्ती से एलर्जी थी। उन्होंने चाय कभी नहीं पी थी। जब भी पीती थी तो उनको मुंह में छाले हो जाते थे। कुछ देर तो उन्होंने सोचा कि क्या करूं, फिर सोचा कि प्रसाद है, मना नहीं करना चाहिए, देखी जाएगी। सो उन्होंने वो चाय प्रसाद पी ली। उसके बाद उन्हें दोबारा चाय प्रसाद मिली, फिर तीसरी बार मिली, उन्होंने वो भी पी ली। अगली सुबह पूरी फैमिली डर रही थी कि कल 3 गिलास चाय प्रसाद पिए हैं तो उन्हें छाले तो जरूर हुए होंगे, पर जब देखा कुछ भी नहीं हुआ था। तो इस बात को अब 24 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आज भी आंटी चाय नहीं पी सकती, पर हाँ चाय प्रसाद जरूर पीती है मंदिर में, और उन्हें कुछ नहीं होता। ये है गुरु जी के प्रसाद की ताकत। आपने गुरु जी का प्रसाद अगर प्रसाद समझ के खाया है तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। एक बार गुरुजी ने सिंगला अंकल को बोला, सिंगला अब से हफ्ते में 3 बार आया कर। तो अंकल ने पूछा, गुरुजी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, गलती नहीं हुई है, गुरुदा हुक्म हुंदा है, मन्नीदा है। मतलब गुरुजी के हुक्म में लॉजिक मत ढूंढो, बस हुक्म को मानो। क्या सही है क्या गलत है वो गुरुजी बेहतर जानते हैं। फिर एक बार सिंगला फैमिली 6:30 बजे एम्पायर स्टेट पहुंच गई, जल्दी पहुंच गई थोड़ा। गुरुजी अभी वॉक के लिए निकल रहे थे, तो उन्होंने पूछा, सिंगला तू किद्दा? अंकल ने कहा, आज ना मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। गुरुजी कहते, थोड़ा जल्दी? संगत का टाइम 8 बजे का है, तू भी 8 बजे आया कर। गुरुजी ने तो बस एक बात कही और वो चले गए अपना। पर उस दिन के बाद वो घर से चाहे 6:30 बजे निकले या 7:30 बजे, पहुंचते वो 8 बजे ही थे, डॉट 8 बजे पहुंचते थे। गुरुजी की कही हुई बात में इतनी शक्ति होती है कि हम चाहें भी तो उसको हम पलट नहीं सकते। एक बार गुरुजी ने सिंगला अंकल को बोला कि आंटी ते मुंडे दे ग्रह ठीक नहीं है, ख्याल रखना इनका। अंकल ने बोला, आपके बच्चे हैं, आप जैसे चाहो रखो। ये होता है गुरुजी पे सरेंडर। हम जानते हैं कि हमारे बस की कुछ नहीं है, फिर भी हम अपने सर पे दुनिया भर की टेंशन लेकर घूमते रहते हैं। अगले दिन अरविंद किसी काम से गाड़ी लेकर बाहर गया, तो एक बाइक के साथ उसका भयंकर एक्सीडेंट हुआ। मारा तो बुलेट बाइक ने था उसको, लेकिन इम्पैक्ट बहुत जोर से था। साइड से कार बुरी तरह डैमेज हो गई थी। इंश्योरेंस वाले ने जब हालत देखी कहता है, बाइक नहीं, लगता है किसी ट्रक ने आके मारा है। संगत जी सोचिए, इतना मैसिव एक्सीडेंट और अरविंद को खरोंच भी नहीं आई। और जब वो मंदिर पहुंचे तो गुरुजी ने कहा, देख ले फिर
मुंडा तो ठीक है, गाड़ी डैमेज हुई है। मतलब ये तो गुरुजी बहुत बार करते हैं कि जो कष्ट हमारे ऊपर आने वाला होता है उसे गाड़ी या किसी और चीज पे निकाल के काट देते हैं और हमें बचा लेते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुजी और ऐसी उनकी प्रोटेक्शन। जिसके ऊपर गुरुजी की कृपा हो उसे कौन छू सकता है, बताओ। फिर एक बार अंकल आंटी मंदिर जा रहे थे। आगे एक ट्रक थी जिसने एकदम से पूरी ब्रेक लगा दी। गाड़ी की स्पीड थी ज्यादा और बीच का जो गैप था वो था कम। गाड़ी ट्रक से पहले रुक नहीं सकती थी। अंकल ने गुरुजी को याद किया और ब्रेक लगाई। गाड़ी जस्ट क्रैश करते करते बची। आंटी जो कि आधी नींद में थी, उन्होंने देखा कि गुरुजी गाड़ी और ट्रक के बीच में आए हैं और उन्होंने गाड़ी को रोका है। जब वो मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा गुरुजी उसी चोले में बैठे हुए थे जिस चोले में आंटी को दिखाई दिए थे। गुरुजी ने कंफर्म कर दिया कि वो एक्चुअल में आए थे और उन्होंने गाड़ी को रोक के अंकल और आंटी की जान बचाई थी। फिर एक दिन एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने अंकल को किसी संगत के साथ सत्संग करने को कहा। तो जब अंकल ये वाला सत्संग सुना रहे थे तो वो आंटी पूछने लगी कि आपकी गाड़ी मारुति है, ब्लू कलर की है। वो आंटी बताती हैं, कहते हैं कि गुरुजी ने ये पूरा इंसिडेंट उनको सपने में दिखाया था कि कैसे गुरुजी ने बीच में आके एक ब्लू मारुति को एक्सीडेंट करने से बचाया था। बस याद करने की देरी है और गुरुजी हमें मुसीबत से तारने आ जाते हैं। कई बार तो हमें याद करने का भी मौका नहीं मिलता, पर तब भी गुरुजी हमें बचा लेते हैं। अच्छा, फिर एक बार जब वो मंदिर जा रहे थे उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जब ब्रेक फेल हुआ तो गाड़ी 5 की स्पीड पे चल रही थी बस। ब्रेक फेल अगर 80 पे या इवन 60 पे हुआ होता, कुछ भी हो सकता था। ये थी गुरुजी की पहली ब्लेसिंग। अच्छा, फिर उन्हें मैकेनिक बहुत नजदीकी जल्दी मिल गया। ये थी दूसरी ब्लेसिंग। मैकेनिक ढूंढने में लगा रहा था कि ऑयल लीक कहां से हो रहा है। काफी देर तक वो ढूंढ रहा था पर उसको मिल नहीं रहा था। फिर अंकल की जो सिस्टर है उन्होंने गुरुजी को प्रे किया, गुरुजी बहुत देर हो गए हैं, हम आपके पास आने के लिए लेट होते जा रहे हैं, आप प्लीज कुछ करो। उसी वक्त मैकेनिक को लीक का सोर्स मिल गया, कहां से लीक हो रहा है। सोचिए, 1.25 घंटे तक जो लीक का पता नहीं चल पा रहा था वो गुरुजी को याद करने के 1 मिनट के अंदर ही पता चल गया। जैसे कि सब जानते हैं गुरुजी के शरीर से बहुत फ्रेग्रेंस आती थी। सिंगला अंकल अभी जब नए नए ही जुड़े हुए थे तो लॉजिकली सोचते थे, तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे गुरुजी के शरीर से फ्रेग्रेंस आ सकती है। तो उन्होंने गुरुजी की जो चमड़े की बनी हुई जुतियां हैं उनको उठा के सूंघा, उसमें से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी। और वो भी उन जुतियों से जो गुरुजी बस 2 मिनट के लिए कमरे से लेकर गद्दी तक पहनते थे। और चमड़े की जो स्मेल होती है वो कभी जाती नहीं है। उन्होंने वो जुतियां अपने कपड़ों पे रगड़ी कि कोई खुशबू लगी होगी तो वो निकल जाएगी, तब भी उन जुतियों से फ्रेग्रेंस आती है। और कमाल की बात यह है कि उनके अपने कपड़ों से खुशबू आने लग गई और गुरुजी की खुशबू उन कपड़ों से कई दिनों तक आती रही। तो गुरुजी क्या है ये हमारा दिमाग नहीं समझ सकता। गुरुजी कहते हैं जहां साइंस खत्म होती है वहां से मैं शुरू होता हूं। एक बार अंकल कहीं गए हुए थे आउट स्टेशन, तो उस दिन पहली बार अरविंद को गाड़ी ड्राइव करके एम्पायर स्टेट लेके जानी थी। अरविंद ने अभी नई नई गाड़ी चलानी सीखी थी, तो अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतनी दूर तक गाड़ी चलाकर ले जाए।
तो वो थोड़ा नर्वस था। जब वो लोग अपने घर से निकले तो उन्होंने फील किया कि गुरुजी उनके साथ घर से बाहर आए हैं, गाड़ी में उनके साथ बैठे हैं, पूरे रास्ते गुरुजी उनके साथ थे, पूरे रास्ते उन्हें गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही और मंदिर पहुंचते ही फ्रेग्रेंस आनी बंद हो गई। उसके बाद रात को जब घर के लिए निकले तो गाड़ी में बैठते ही फिर से फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई और पूरे रास्ते उनको फ्रेग्रेंस आती रही, घर पहुंचने तक रही फ्रेग्रेंस। मतलब दोनों साइड पूरे रास्ते गुरुजी उनके साथ बैठे रहे। अच्छा, और एक कमाल की बात यह है कि गाड़ी जैसे ही उन्होंने पार्क की उसके बाद बहुत जोर से बारिश पड़ने लग गई। अब सोचिए, अगर रास्ते में अगर बारिश आ जाती तो एक नए ड्राइवर के लिए ड्राइव करना कितना मुश्किल हो जाता। गुरुजी ने बारिश को रोक के रखा जब तक वो लोग घर नहीं पहुंच गए। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, और गुरुजी का अपनी संगत के लिए प्यार। तो सिंगला अंकल के पिताजी एक बार उनके साथ गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गए, तो गुरुजी ने उनको 4 पीस बर्फी के दिए प्रसाद। उन्हें समझ नहीं आया कि खाएं कि ना खाएं, क्योंकि उनको 25 साल से डायबिटीज थी। सिंगला अंकल ने उनको बोला कि खा लो, गुरुजी का प्रसाद है, इसे खाने से कोई नुकसान नहीं हो सकता। जब वो खाकर अंदर गए तो अंदर गुरुजी ने दोबारा उनको 4 पीस प्रसाद के दे दिए। इस तरह 3-4 बार उनको ऐसे प्रसाद मिलता रहा और वो सारा प्रसाद उन्होंने वहीं खाया। उस दिन गुरुजी ने उनको लगभग आधा किलो बर्फी प्रसाद दिया, और एक डायबिटीज पेशेंट के लिए इतना मीठा एक साथ खाना तो जहर के बराबर है। पर क्योंकि वो गुरुजी का प्रसाद था और उन्होंने उसे प्रसाद समझ के मंदिर में ही खाया था, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। अगली सुबह उन्होंने शुगर चेक की तो 120 आई, जो वैसे से भी काफी कम थी। वो हैरान हो गए कि भाई इतनी कम कैसे हो सकती है, जबकि पिछली रात को उन्होंने आधा किलो बर्फी खाई थी। ये है गुरुजी के प्रसाद की शक्ति। पर हाँ, ये तभी होता है अगर आप प्रसाद को मंदिर या सत्संग में ही खाओ। गुरुजी कहते हैं ऐथे खाओ ते दवाई है, घर पे खाओ ते मिठाई है। तो मतलब गुरुजी के तो सत्संग जितने मर्जी करते रहो, जितनी मर्जी सुनते रहो, मतलब कोई अंत ही नहीं है उसका। तो मतलब इतनी कृपा है गुरुजी की, तो इतनी कृपा है, पल पल गुरुजी का शुक्राना है, पल पल गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। हर दिन एक नया सत्संग होता है गुरुजी के साथ। तो बस यही अरदास है गुरुजी से कि सारी संगत को ऐसे ही अपनी शरण में रखें, सारी संगत को गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहें, बचा के रखें और उन पे कृपा बरसाते रहें। बस संगत जी, मेरी तरफ से इतना ही। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू अंकल, अपने जो सत्संग शेयर करे उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और डेफिनेटली सत्संग के थ्रू हम सबको बहुत हमारे क्वेश्चन जो मन में डाउट्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, जो गुरु जी का ये माध्यम है हमें आंसर देने का, बहुत निराला और बहुत प्यारा है कि ये गुरु जी का जो मीडियम है जिससे वो गुरु जी हमें आंसर्स देते हैं। तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपको खूब ब्लेस करे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी संगत को लिंक कहीं से मिला हो तो ये सेम लिंक है। एवरी नाइट 9 PM महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं गुरु जी 15 मिनट का। उसके बाद थर्सडे को सत्संग शेयर किए जाते हैं, जिससे भी गुरुजी शेयर कराना चाहे, जिसका कल्याण गुरुजी ने करना होता है, जिसके थ्रू करना होता है। जैसे अभी अंकल ने कहा कि हमें नहीं समझ, हमें पता ही नहीं कि हम जान सकते हैं कि गुरुजी की क्या प्लानिंग है। वो तो जब कहते हैं ना, जब पत्ता खुलता है तो पता चलता है कि उस पत्ते में क्या है, और हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं, पर उसके आगे की कहानी भी हमें नहीं पता।
और आज यही हुआ है। मैं भी शॉर्ट में अभी आज के सत्संग का सत्संग सुना देती हूँ, जो हितेश अंकल ने अभी जो सुनाया सत्संग। जैसे कि गुरुजी की आज्ञा से आपको पता है कि कैसे गुरुजी ने ये आज्ञा दी थी थर्सडे को सत्संग सुनाने की, जो बीच में 2 बारी रुके थे, और फिर संगत आंटी को ड्रीम में आके गुरुजी ने जो मैसेज दिया था, तो उसके बाद से लेके आज तक गुरुजी ने इसकी बागडोर खुद पहले से ही संभाली हुई है। पर हमें लग रहा था कि ये हमारे मन दिमाग की चल रही है, पर गुरुजी की नजर हमारे को वॉच कर रही है, पल अभी भी कर रही है, क्योंकि गुरुजी का नाम लेते ही गुरुजी हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। तो आज भी यही हुआ कि आज हमारे पास ऐसा कोई नहीं समझ आ रहा था कि सत्संग कैसे और कहाँ से क्यों शेयर करने वाला है। तो कल रात तक भी कुछ नहीं पता चला, कहीं हमने कांटेक्ट भी किए, एक जगह से नंबर भी मिला, आज बात भी करी, पर वो आंटी भी नहीं आज कर पाए, और जो कॉन्टेक्ट थे वो भी कॉल पे कोई रिप्लाई नहीं था, या मैसेज भी कोई सीन नहीं हो पा रहा था। दोपहर तक ये हो रहा था कि आज गुरुजी सत्संग खाली जाएगा क्या, पर गुरुजी ने ये कहा है, गुरुजी की आज्ञा है, तो वही कहते हैं ना, पत्थर की लकीर है। तो ये इतना पता था कि गुरुजी की प्लानिंग है। अब वो हमारा सब्र टेस्ट कर रहे थे गुरुजी, हमारा सरेंडर हमें करवाना, हमें जो सीख देना चाह रहे थे गुरुजी, वो हम सीख हमें लेनी है कि जैसे अंकल ने भी बताया कि सरेंडर, कि अगर हम सरेंडर करके चलेंगे तो स्ट्रेस नहीं होता, और अगर हम पहले स्ट्रेस लेते हैं और बाद में हम सरेंडर करते हैं, तो वो टाइम हमने अपने ब्लेसिंग्स का बढ़ा दिया, आगे कर दिया, जो हमें पहले मिल जाना था। तो गुरुजी की ये टेस्टिंग ही है कि हमारा उनसे फेथ कितना है, और हमारा उनके लिए सरेंडर कितना हम करते हैं, और कितनी बातों का करते हैं। हर पल हमारे मन में गुरुजी का वास है या नहीं है। तो आज भी यही हुआ, जैसे दोपहर तक मैंने कहा कि नहीं हो रहा था, आज छुट्टी थी ऑफिस की, तो ये हुआ कि आज का ही सत्संग है तो जाऊं। तो बात हुई कि नोएडा में है सत्संग, तो 2 से 4 का है, तो चले गए हम आपस में। मैं और श्वेता हम बात कर रहे थे कि क्या करें अब, आज तो फिर ये कहा कि चलो भी सत्संग अटेंड करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या गुरुजी की लीला है। हम वहाँ पे सत्संग में बैठे हैं, सत्संग पूरा हुआ, लंगर प्रसाद चल रहा था, तब हितेश अंकल और उनकी वाइफ, हम नहीं जानते थे अंकल को, तो वहां पे आए हुए थे, और अंकल अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, अंकल और आंटी। तो जैसे वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, तो पता चला कि ये अंकल और आंटी है, ये इतने ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी के फिजिकल फॉर्म से गुरुजी से जुड़े हैं ये। तो हम एक दूसरे को देख रहे थे, मैं और मेरी फ्रेंड श्वेता, हम तो ये हुआ, गुरुजी का इशारा जो था वो हमें समझ आ गया। वहां अंकल से हमने बात करी, और अंकल आंटी ने हमें अपना नंबर दे के आज इस चीज को सक्सेसफुल किया, गुरुजी के सत्संग के शेयर करके हमारे साथ। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी है, इतने आसान तरीके से, पता नहीं कौन से कर्म होते हैं जो हमारे काट देते हैं, और कौन से ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी हमें दे देते हैं। जैसे मिठाई खिला के गुरुजी डायबिटीज खत्म कर देते हैं, ऐसे ही गुरुजी की ये लीला ही अपरंपार है, जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। अगर हम सोचे कि हम मीठा खा लें और हमारी डायबिटिक हम ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। ये तो गुरुजी की जिस दिन मौज होती है, जिस दिन गुरुजी की प्लानिंग है, उस दिन उनके हिसाब से अगर हम चले, जैसे अंकल ने कहा कि गुरुजी का हुक्म को मानते रहो और बिना दिमाग लगाए। तो जब हुक्म में हम डाउट करते हैं, नहीं मानते हैं, तो हम अपनी ब्लेसिंग्स को आगे बढ़ा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, एंड थैंक यू अगेन अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। एक एक करके सब शुक्राना करेंगे। आज शुक्राना कराने की सेवा राकेश मेहता अंकल, राकेश मेहता अंकल,